हम इस सीरीज में जो आज लॉन्ग क्वेश्चंस डील करने जा रहे हैं, पावर टू द पीपल डेमोक्रेसी का ये यूनिट चैप्टर नंबर 1, जिसके हम आज इस सीरीज में लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड बेल्जियम सॉल्व इट्स एथनिक प्रॉब्लम. बेल्जियम जो कंट्री है, हमने देखा था यूरोप का, उसने अपनी एथनिक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया. एथनिक प्रॉब्लम को बेल्जियम ने किस तरीके से सॉल्व किया. हम एथनिक प्रॉब्लम से समझें, किसी भी देश में अलग अलग कम्युनिटीज, समुदाय रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने भारत में ही सुना है, हिंदूज, मुस्लिम्स या और भी सब कम्युनिटीज में हमें एक जो है कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है. बहुत बार दंगे हमें देखने को मिलते हैं. दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे के विपरीत आकर के झगड़ा करने को लग जाती है. तो बेल्जियम कंट्री ने इसी चीज को उसके देश में रहने वाली अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना हो, इस चीज को किस तरीके से सॉल्व किया है. बेल्जियम ने इस तरीके से अपनी देश की जो प्रॉब्लम है, एथनिक प्रॉब्लम, उसको सॉल्व किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ यहां पे क्या किया है, इन्होंने इक्वल मिनिस्टर्स रखे हैं. मतलब यहां पे दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं मेनली बेल्जियम में. एक है डच स्पीकिंग, एक है फ्रेंच स्पीकिंग. ये दो भाषा बोलने वाले लोग हैं. तो इन लोगों ने किया है कि अपनी गवर्नमेंट में सारे मंत्री दोनों भाषा के बराबर रखे गए हैं. इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स रखे हैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में. इस तरीके से उनने दो भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में विवाद को खत्म किया है. दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं. एक और चीज है, पावर टू स्टेट्स. वहां पे जो स्टेट्स हैं, अगर हम बेल्जियम की गवर्नमेंट को देखें तो बेल्जियम की गवर्नमेंट मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक को हम कह सकते हैं वहां की जो कैपिटल है ब्रुसेल, और दो अलग स्टेट्स हैं, एक्स एंड बाय, फॉर एग्जांपल हमने नेम दिया है. तो ये स्टेट्स हैं, यहाँ पे स्टेट्स को भी पावर दे रखा है जिससे कि स्टेट्स रिवोल्ट ना करें. तो मैनी पावर्स वेर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स. ये दो एक्स एंड वाई रीजन्स की स्टेट्स को भी अच्छे खासे पावर्स दे रखे हैं. सो दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट डजंट कंट्रोल एवरीथिंग. जिससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश की है वो हर चीज को कंट्रोल नहीं करे. स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, स्टेट्स को भी अच्छी खासी पावर देके उन्होंने रखी है. इस तरीके से किसी कंफ्लिक्ट से बचने के लिए ये उपाय उन्होंने किया है. एक और चीज है, स्पेशल ब्रसेल्स रूल. जो वहां की कैपिटल है ब्रसेल, उसके लिए एक स्पेशल रूल है. क्या रूल है कि ब्रसेल के पास अपनी खुद की एक गवर्नमेंट है. ये वहां की कैपिटल के पास अपनी एक अलग गवर्नमेंट है. ये गवर्नमेंट वहां के लिए सारे ब्रसेल की सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नमेंट ब्रसेल में बना रखी है. उसमें एक और चीज है कि इस ब्रसेल की गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स, और यहाँ पे भी पावर शेयरिंग जो है, दोनों लैंग्वेज कौन सी, डच एंड फ्रेंच, दोनों लैंग्वेज के इक्वल नंबर ऑफ लोग जो है ब्रसेल, जो कि कैपिटल है बेल्जियम का, यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स, इक्वल नंबर ऑफ जो है मिनिस्टर्स रखे हुए हैं ब्रसेल में. सो ब्रसेल हैज इट्स ओन गवर्नमेंट वेयर बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन. बराबर मंत्री रखे गए हैं दोनों जो कम्युनिटीज से, राइट. देन एक और चीज है, यहाँ पे इन्हें कम्युनिटी गवर्नमेंट नाम का एक कंसेप्ट बना रखा है. तीन चीजों के लिए बेल्जियम में, तीन चीज. पहली एजुकेशन, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज. इन तीनों के लिए ने अलग सरकार बना रखी है. वो सरकार को कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट. वो लैंग्वेज के आधार पे उन्होंने अलग अलग सेपरेट गवर्नमेंट्स बना रखी है.
फॉर एग्जांपल डच स्पीकिंग लोगों के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग है, जो कि ये 3 चीज़ों को कंट्रोल करती है, कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज। इन तीनों से संबंधित कोई भी मैटर आता है तो उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट डील करती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट हर भाषा की अलग अलग है। डच स्पीकिंग लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग है और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग है। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो पूरे बेल्जियम में कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज के मैटर्स को डील करेगी डच लैंग्वेज के लोगों के लिए। फ्रेंच की कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है फ्रेंच के लिए पूरे कंट्री में कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज मैटर्स को वो डील करेगी। जैसे स्कूल या कॉलेज रन करना हो डच स्पीकिंग के लिए, तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करेगी। तो इन सब चीज़ों के आधार पे जो बेल्जियम है, एक छोटा सा देश है यूरोप का, इन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम है एथनिक प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व किया है। इसमें इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखे हैं दोनों लैंग्वेज के। देन अगर हम देखें तो स्टेट्स को पावर दी है। देन स्पेशल ब्रसेल्स रूल, ब्रसेल में एक स्पेशल रूल वहाँ की कैपिटल में दिया है जहाँ पे दोनों लैंग्वेज के बराबर रिप्रेजेंटेशन दिया है, मंत्री बराबर रहेंगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट है, लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशन को डील करने के लिए हर लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के लिए अपनी अलग गवर्नमेंट है, जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट कह रहे हैं। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि किस तरीके से श्रीलंकन तमिल्स, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, श्रीलंका में 2 कम्युनिटीज हैं, जो कि एक है सिन्हला बोलने वाले लोग और सेकंड लोग हैं तमिल्स। श्रीलंका में 2 प्रकार की कम्युनिटी हैं। जो सिन्हला है वाले हैं वो 74% लोग सिन्हल बोलते हैं। तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले लोग 18% के आसपास हैं तमिल श्रीलंका में। तो क्वेश्चन है हमारा कि किस तरीके से मेजोरिटेरियनिज्म बढ़ गया है तमिल में श्रीलंका में, और श्रीलंका में स्पेशली तमिल्स, जो तमिल बोलने वाले 18% लोग हैं, इनके बीच में किस तरीके से डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है, अविश्वास पैदा हुआ है। इनका श्रीलंका की गवर्नमेंट से किस तरीके से विश्वास खत्म हुआ है, किनका, इन तमिल्स का, जो कि मेजोरिटेरियनिज्म के शिकार हुए हैं। अब मेजोरिटी में कौन है, सिन्हला। तो ये 70% लोगों के मेजोरिटेरियनिज्म के शिकार हुए हैं। अब ये मेजोरिटेरियनिज्म क्या चीज़ है, जिसे अगर हम देखें तो किसी भी देश में जो आबादी, जो समुदाय ज़्यादा मात्रा में होगा उसको हम मेजोरिटी कहेंगे, उसको हम बहुसंख्यक कहेंगे। अगर बहुसंख्यक लोग, जो ज़्यादा नंबर्स में लोग हैं किसी भी देश में, किसी समुदाय के लोग, किसी कम्युनिटी के लोग, अगर वो अपने फेवर में सारे रिसोर्सेज, सारी चीज़ें अपने फेवर में करने लगे, तो बाकी सब लोग जो हैं वो वंचित रह जाएंगे, उन्हें वो सब चीज़ें नहीं मिल पाएगी। सो इसी चीज़ को मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं, जहाँ पे जो ज़्यादा पॉपुलेशन है किसी कम्युनिटी की, वो उसके बेनिफिट सारे वो अपने पक्ष में ले लेती है। अगर हम देखें श्रीलंका का केस देखें, तो यहाँ पे भी मेजोरिटेरियनिज्म का हम अगर मीनिंग देखें तो इसमें श्रीलंका में मेजोरिटी में कौन है, सिन्हला, जो कि गवर्नमेंट को भी ऐसे ही लोग कंट्रोल करने लगते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमने देखा कि जिनके पास ज़्यादा वोट होंगे वो सरकार को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा। अगर हम देखें श्रीलंका में सिन्हला के पास 74% ऑफ द पॉपुलेशन है। मोटा मोटा देखें हम तो 74% ऑफ द पॉपुलेशन मतलब 74% ऑफ द वोट्स सिन्हल कंट्रोल कर रहे हैं श्रीलंका में। तो ये लोग गवर्नमेंट को भी कंट्रोल करने लगते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मोस्टली जो ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स हैं उसकी तरफ काम करने लगती है, जिनसे ज़्यादा वोट मिला है। अब यहाँ पे सरकार क्या करेगी, जो माइनॉरिटी में है, कम मात्रा में है तमिल्स, जो कि 18% है, इनको इग्नोर करेगी, इनको बेनिफिट्स ट्रांसफर नहीं करेगी। एक चीज़ ये की गई है। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, 1956 में एक एक्ट पास किया, एक कानून पास किया श्रीलंका ने, जिसमें एक चीज़ हुई है, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज, हर देश की एक कोई भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा सकता है। तो सिन्हल जो लैंग्वेज है, भाषा,
इसको श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि वहां पे तमिल बोलने वाले लोग भी थे 18%, उनको इग्नोर किया गया। अब तमिल स्पीकिंग लोगों के बीच में एक भावना आएगी एलिनेशन की, अलगाव की, कि ये देश हमारा नहीं है शायद, अगर हमारा होता, या फिर हमें हमारी जो भाषा है उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया है, सिर्फ सिन्हल को क्यों बनाया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 1956 में ये जो एक्ट आया, इससे अलगाव पैदा हुआ, एलिनेशन तमिल्स के बीच में। नेक्स्ट, अगर हम जॉब्स की और कॉलेज के सीट्स की बात करें, तो हम अगर भारत के सिनेरियो में देखें तो यहाँ पे भी रिजर्वेशन है कुछ कुछ जो है ग्रुप्स के लिए, बट अगर हम जॉब्स और कॉलेज सीट्स की बात करें श्रीलंका में, जो सिन्हल कम्युनिटी हैं, इन सभी लोगों को प्रेफरेंस मिल रही थी, इनको पहले नौकरियां और पहले कॉलेज या स्कूल की सीट्स मिल रही थी, रिजर्वेशन मिल रहा था गवर्नमेंट जॉब के लिए और यूनिवर्सिटी सीट्स के लिए। सो इससे बाकी सब कम्युनिटीज जो है, फॉर एग्जांपल तमिल कम्युनिटी, उनके बीच में जो डिस्ट्रस्ट पैदा होगा, यहाँ पे अविश्वास पैदा होगा कि किसी एक कम्युनिटी को फायदा पहुंचा रही है सरकार। एक और चीज, रिलीजियस फेवर्ड भी हुआ, धार्मिक तौर पे भी इनको कुछ एक्स्ट्रा लाभ देने की कोशिश हुई है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में इन लोगों ने लिख दिया है कि जो स्टेट है, स्टेट मतलब द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, वो फेवर करेगी, प्रोटेक्ट करेगी और प्रमोट करेगी बुद्धिज्म को। जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसको प्रोटेक्ट करेगी कौन? गवर्नमेंट, और प्रमोट करेगी। अब किसी भी देश में अगर किसी एक रिलीजन को प्रमोट करे, स्टेट प्रमोट करे और उसको प्रोटेक्ट करे, तो बाकी रिलीजन वालों को जो है इग्नोरेंस का फील आएगा, इग्नोर होने का एक मैसेज जाएगा कि हमें इग्नोर कर दिया गया। और ये बुद्धिज्म कौन जो है फॉलो करता था? सिन्हल। मोस्टली तमिल्स जो है क्रिश्चियन और हिंदू हुआ करते थे और सिन्हल बुद्धिज्म फॉलोअर्स हुआ करते थे। सो यहाँ पे स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन में जो राज्य है, गवर्नमेंट है, वो प्रोटेक्ट करेगी और प्रमोट करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी। किस चीज को? बुद्धिज्म को। तो ये भी एक कारण है जो कि डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है श्रीलंका में। नाउ ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में हमें कौन कौन से तरीके के पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, किस किस तरीके से पावर शेयरिंग आज की डेमोक्रेसी में होती है। तो पावर सेंटर्स बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, हमने देखा जिसमें हमने देखा कि लेजिस्लेचर एक होता है, जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव। अगर हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग देखें तो तीनों के पास लगभग सिमिलर एक लेवल की पावर शेयरिंग है, बट तीनों आपस में चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं, एक दूसरे पे कंट्रोल रखते हैं। एक दूसरा है वर्टिकल पावर शेयरिंग, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन म्युनिसिपैलिटीज, देन ग्राम पंचायत। सो यहाँ पे वर्टिकल पावर शेयरिंग हमें देखने को मिलती है। और भी तरीके की पावर शेयरिंग है, हम इसमें देखेंगे। पहला है पावर इस तरीके से हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड है। कैसे? हॉरिजॉन्टली। ये है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जहां पे आपको लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, सेम लेवल पे एक्सिक्यूटिव और सेम लेवल पे जुडिशरी, जो कि सभी एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखती हैं। जैसे हम देखें इंडिया के सिस्टम में, जहां पे हमें लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी देखने को मिलती है जो चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है। यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग देखने को मिली। अगर हम वर्टिकल पावर शेयरिंग देखें तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल पे भी हमें पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इसको वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल पावर शेयरिंग। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अगर लोकल गवर्नमेंट्स, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, इनके बीच भी एक पावर शेयरिंग होती है, बट ये पावर शेयरिंग वर्टिकल होती है कि सबसे ऊपर टॉप पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल बॉडीज, जहां पे नगर निगम, नगर पालिका और या फिर ग्राम पंचायत भी आते हैं। अगर यहाँ पे हमें इंडिया का फेडरल सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है,
फेडरल सिस्टम जहाँ पे डिफरेंट गवर्नमेंट है डिफरेंट स्टेजेस पे, इसको हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। तो ये वर्टिकल पावर शेयरिंग है। अगर हम देखें पावर के सेंटर्स और भी बहुत सारे पावर हैं, जैसे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स जो हैं इनके पास भी ये भी पावर सेंटर्स हैं। हम देखें तो पावर रिलीजियस ग्रुप्स के पास भी, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के पास भी पावर शेयरिंग है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो एक हिंदू पावर सेंटर है, देन मुस्लिम का अपना पावर सेंटर है, जिसको भी हम डेमोक्रेसी में वोट का सेंटर भी देख सकते हैं, वोटिंग के रिस्पेक्ट में भी। तो रिलीजियस पावर सेंटर है, लिंग्विस्टिक किसी भाषा को बोलने वाले लोग भी पावर सेंटर क्रिएट करते हैं, लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज, माइनॉरिटीज को भी रिप्रेजेंटेशन इसमें जो है मिलता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बेल्जियम की गवर्नमेंट में, बेल्जियम अभी हमने एग्जाम्पल देखा है, वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो है हर एक लैंग्वेज को बोलने वाले को रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में ने दिया है। लेकिन ये बेल्जियम वाला मॉडल इंडिया में लागू नहीं करना जो है डिफिकल्ट है, बिकॉज बेल्जियम में सिर्फ दो भाषा बोलने वाले लोग हैं, एक डच, सेकंड फ्रेंच। भारत में देखें तो हमें भारत में बहुत ज़्यादा भाषाओं का हमें मिश्रण मिलेगा। भारत में हमें हज़ारों की मात्रा में गवर्नमेंट डिफरेंट बनानी पड़ेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो भारत में ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा। बट क्योंकि बेल्जियम छोटा सा एक देश है, यूरोप का एजुकेटेड लोगों का देश है, तो वहाँ पे दो ही सिर्फ लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ हैं, दो भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो वहाँ पे ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का फॉर्मूला काम कर जाएगा। अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज भी पावर शेयर करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी पावर शेयरिंग है, उनके पास भी अपनी पावर है क्योंकि उनके पास भी लोग हैं। प्रेशर ग्रुप्स भी हैं, ऐसे ग्रुप्स जो है ग्रुप्स कंट्रोल करते हैं अपनी बात को रखने के लिए, या फिर अपनी जिस प्रकार से हम देखें तो हर कम्युनिटी का, हर एक जो है एम्प्लॉय ग्रुप्स का एक प्रेशर ग्रुप क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे हमें मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, आंदोलन से भी एक पावर ग्रुप क्रिएट होता है, ये भी चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। पावर पार्टीज में शेयर होती है, अलग अलग आइडियोलॉजीज, बिकॉज पार्टीज ज़्यादातर आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग विचारधारा को रिप्रेजेंट करती है। आप पार्टी देख करके जो है आइडियोलॉजी का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जो भी है, पार्टीज कभी कभी कोएलिशंस बनाती हैं, मतलब दो पार्टीज मिलके एक साथ में आकर के गवर्नमेंट बना रही है, जिसको कोएलिशन कहते हैं। तो पार्टीज कोएलिशन भी बनाती है, कोएलिशन मतलब दो पार्टीज साथ में चुनाव लड़ती है, या फिर चुनाव के बाद में साथ आकर के सरकार को बनाती है। इस तरीके से हमने यहाँ पे पावर शेयरिंग देखी है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत टाइप्स के पावर शेयरिंग हमें देखने को मिलती है, इसको हमने इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश की। पहला हमने देखा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी देखी। सेकंड हमने देखा वर्टिकल पावर शेयरिंग, जहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस पे गवर्नमेंट देखी, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। देन हमने देखा डिफरेंट पावर ग्रुप्स हैं, रिलीजियस हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, ये हमने पावर शेयरिंग का तीसरा तरीका देखा। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स, इन सब में भी पावर शेयरिंग होती है। हमें ये सारे पावर ग्रुप्स देखने को मिलते हैं किसी डेमोक्रेसी में। सो थैंक यू।